बच्चों, मधु आपकी इस हिंदी कक्षा में मैं आप सबको स्वागत करती हूँ। तो आज हम व्याकरण की ओर चलेंगे। व्याकरण की ओर जाने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हम व्याकरण क्यों पढ़ेंगे, हमें व्याकरण की आवश्यकता क्यों है। हम जो बोल रहे हैं, जो भाषा की शुद्धता के लिए अर्थात भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी बात, हम अपने जो मन के विचारों को आदान प्रदान करते हैं उसके लिए हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। तो भाषा एक माध्यम है जिसके जरिए हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के मन के विचारों को हम समझ पाते हैं। और ये भाषा को बोलने के लिए हम कुछ वाक्यों का प्रयोग करते हैं, कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये जो वाक्य हैं कैसे बनते हैं? जैसे मैं घर जा रही हूं। ये एक वाक्य है जिसमें मैं एक शब्द, ये जो वाक्य है कुछ शब्दों को लेकर बना है। जैसे मैं घर जा रही और हूं। कुछ ये जो शब्द हैं इनके जो सार्थक मेल हुए हैं इससे ये वाक्य बना है। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहा जाता है। जैसे मैं एक शब्द है और घर। अभी प्रश्न ये उठता है कि घर जो शब्द है वो कैसे बना है? घ और र। ये जो घर शब्द है ये दो वर्ण से बना है। घ एक वर्ण है और र एक वर्ण है। अभी प्रश्न यह उठता है कि ये जो घ क्या है, वर्ण क्या है? ये जो घ वर्ण है ये एक वर्ण है। वर्णों के सार्थक मेल से ये घर बना है जिसका कोई अर्थ, सार्थक अर्थात जिसका कोई अर्थ हो। तो ये जो ये घ क्या है? ये घ जो है ये एक ध्वनि है। जब इसको हम लिखित रूप से इसका प्रयोग करते हैं ये वर्ण कहलाता है। तो अभी ये जब हम घ को उच्चारण करेंगे ये है एक ध्वनि। ध्वनि अर्थात ये साउंड, जैसे ऐसे हम बजा रहे हैं, इससे कुछ साउंड निकल रहा है, ये है ध्वनि। ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। तो ऐसे आज हम ध्वनि और वर्ण के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ध्वनियां भाषा की जो सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, अर्थात भाषा, जब हम भाषा बोल रहे हैं तो कुछ वाक्य बोल रहे हैं, उससे छोटा शब्द, फिर वर्ण और सबसे छोटा, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो है ध्वनि। जो लिखित रूप होता है वो है वर्ण। तो आज हम हिंदी के ध्वनियों और वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। जब हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं मुंह के जरिए हम ध्वनियों का उच्चारण, वर्णों का उच्चारण करते हैं। जब इन ध्वनियों को हम उच्चारण करते हैं तो मुंह के विभिन्न भागों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे होठ, जीवा, तालु, कंठ, ये जो हमारे कंठ हैं, और नासिक जैसे नाक, इन सब अवयवों का प्रयोग करते हैं जब हम ध्वनि या वर्णों का उच्चारण करते हैं। तो ध्वनियों के इस उच्चारण के आधार पर हम वर्ण का भेद किए हैं। जैसे जो हमारे हिंदी वर्णमाला है, वर्णों के जो समूह, वर्णमाला क्या है? वर्णों के जो समूह होता है वो है वर्णमाला। जैसे
वर्णमाला, वर्णों का जो पूरा जो सीरीज है अर्थात वर्णों की माला को, समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ऐसे उच्चारण के आधार पर कौन से वर्ण को हम किस अवयवों के, मुंह के किस भाग से हम उच्चारण कर रहे हैं, उस उच्चारण के आधार पर वर्ण को हम भेद किए हुए हैं। जैसे वर्ण के दो भेद हैं, एक है स्वर, दूसरा है व्यंजन। फिर स्वर के दो उच्चारण के आधार पर ह्रस्व स्वर और दीर्घ। फिर ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ, री, आ, ई, उ, ए, ओ और औ। इस प्रकार हमारे जो स्वर है, स्वर वर्ण है, वो 11 हैं। फिर आते हैं हम व्यंजन, जिसका विस्तृत रूप से हम बाद में जानकारी लेंगे। व्यंजन, फिर इसके भी स्पर्श, अंतस, ऊष्म, आगत और संयुक्त ऐसे भाग किए हुए हैं। जैसे स्पर्श में, जैसे कंठ के हमारे जो जीवा जो हैं, मुंह के विभिन्न अवयव जो हैं, वो विभिन्न भागों को स्पर्श करते हैं, इसीलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो आगे हम इसका विस्तृत ज्ञान लेंगे। इसके बाद स्वरों के जो उच्चारण के आधार पर वर्ण जो है उसे दो भागों में बांटा गया है। वो है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। स्वर, पहले आता है हम स्वर की तरफ। स्वर वे ध्वनियां हैं, वो वर्ण हैं जिनके उच्चारण में मुख विवर से आने वाली हवा अर्थात हमारी जो फेफड़ा है, फेफड़ों से आने वाली हवा का कोई भी अवरोध नहीं होता है, अर्थात रुकावट नहीं होती है। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ, ये जो है स्वर वर्ण है। इसके बाद स्वरों के जो उच्चारण के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं। एक है अग्रस्वर। इसमें जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तब हमारी जो जीवा है उसके विभिन्न भाग वो सक्रिय होते हैं। जैसे जीव के जो 3 भाग किया गया है, अग्रस्वर वे स्वर हैं जिनमें जीव का अगला भाग जो हमारे लास्ट में है, अंत में है, वो है आगे का भाग जो है वहां वो सक्रिय होता है, जो है ई, ए और ऐ। उसके बाद आता है मध्य स्वर। मध्य स्वर में जीव का जो मझला भाग जो है वह सक्रिय होता है अ के उच्चारण के समय। और पश्च स्वर, जिसमें जीव का जो ये पिछला भाग जो है वह सक्रिय होता है, जिसके उच्चारण में जैसे आप अगर उच्चारण करेंगे तभी आपको पता चलेगा। जैसे ऊ और ओ ऐसे ये जो है इसमें, तो इस तरफ उच्चारण के आधार पर स्वरों के जो 3 भेद होते हैं वो है अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इसके बाद स्वरों के जो उच्चारण के समय होता है, जिसके लिए उच्चारण में, जिसके उच्चारण को समय को लेकर स्वरों के 2 भेद होते हैं। वो है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व मतलब कम, अर्थात जिसको उच्चारण करते समय कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है, जिस स्वरों को उच्चारण में कम समय लगे। जैसे अ, ई, ओ और री। जब आप उच्चारण करोगे तभी उसके समय क्या आपको पता चलेगा। दीर्घ क्या है? दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनको, दीर्घ मतलब ज्यादा, अर्थात जिनको उच्चारण करते समय हमें ज्यादा समय लगे। मतलब ह्रस्व स्वर को उच्चारण करते समय जितना समय लगता है उससे दुगना समय हमें दीर्घ स्वर के उच्चारण में लगता है। जैसे आ, हमने अ का उच्चारण अ
कम समय। आ, ई, ऊ, ए, ओ और ओ। ये जो है आपका स्वरों के जो भेद होते हैं उच्चारण के आधार पर। अभी जो है स्वरों का जो है हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण कर पाते हैं और इन स्वरों की मात्रा होती है। जैसे अ, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। उसके बाद आ, इसकी जो मात्रा है ये है। जब हम उसे वर्ण के साथ प्रयोग करते हैं तो ऐसे लिखते हैं का। फिर ई, इसकी मात्रा ये है। जब हम वर्ण के साथ प्रयोग करेंगे ऐसे ई, ई। उच्चारण पे बच्चों ज्यादातर ध्यान देना है। जिस प्रकार हम उच्चारण करेंगे उसी प्रकार हम अपने वर्णों को लिखेंगे। उ, ये रहा क में छोटा उ। उसके बाद ये उ, इसका जो मात्रा का चिन्ह है ये, और जब हम इसको प्रयोग करते हैं ऐसे। उसके बाद री, इसका चिन्ह है ये। ए, इसको ऐसे लगाया जाता है। ए, इसका प्रयोग दो ऊपर आपके सिरोरेखा पर के ऊपर ऐसे दो रहते हैं। ए, ध्यान रखिए ए जब हम लिख रहे हैं उसमें सिरोरेखा के ऊपर कोई भी मात्रा नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब उसकी मात्रा एक, लेकिन जब हम वर्ण के साथ हम उसको प्रयोग करेंगे तभी इसमें एक रहेगा। ऐसा ए दो रहेगा, यहां भी दो। ओ, औ। तो ये रहा आपका स्वर वर्णों की जो मात्राएं होती है। तो ये जब हम व्यंजनों को जब लिखते हैं तभी हम इन्हीं मात्राओं के माध्यम से, जब मात्रा वाले हम शब्द का वर्ण का प्रयोग करते हैं तभी ऐसे लिखा जाता है। इसके बाद हम व्यंजन वर्ण की तरफ आते हैं। तो वर्ण जो है उसके दो भेद, एक है स्वर जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा। अभी आते हैं व्यंजन वर्ण की तरफ। व्यंजन वर्ण वे व्यंजन होते हैं जिनको उच्चारण करते समय मुख विवर से आने वाली जो उच्चारण हवा वो कहीं ना कहीं आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से उसका रुकावट होते हैं। और ये जो व्यंजन वर्ण हैं इनको उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। इसके उच्चारण करते समय हम स्वरों की सहायता लेते हैं। जैसे क, एक साउंड है, ये ध्वनि है। जब इसमें हम स्वर वर्ण का प्रयोग करेंगे वो होगा क। एक ध्वनि मात्र है, जो है व्यंजन वर्ण है क, तो ये एक ध्वनि। जब इसमें हम अ का प्रयोग करेंगे अर्थात स्वर वर्ण का प्रयोग करेंगे तभी हम इसको पूर्ण रूप से कह पाएंगे क। तो ऐसे व्यंजन जो वर्ण है उनको 5 वर्गों में बांटा गया है। ऐसे 5 वर्ग, जैसे क वर्ग, च, ट, त और प वर्ग। इन 5 वर्ग में एक वर्ग में 5 वर्ण हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। और ये 5वां वर्ण जो है इसे नासिक्य वर्ण कहा जाता है। क्या बच्चों? नासिक्य वर्ण। क्योंकि इसके उच्चारण में हम नाक का प्रयोग करते हैं। जब आप इसका उच्चारण करेंगे तब आप जान पाएंगे कि जैसे व, न्य, म, ण, न,
ये सारे जो पांचवा वर्ण है उसको उच्चारण करते समय हम नाक की सहायता लेते हैं। अभी ये जो क वर्ग में जो वर्ण है उसे कहा जाता है कंठीय वर्ण, क्योंकि इसका जब हम उच्चारण करते हैं तभी कंठ से उसका उच्चारण होता है। जैसे क, ख, ग और घ, इसको उच्चारण करते समय कंठ से का प्रयोग होता है। च जो वर्ण है च, इसको जब हम उच्चारण करते हैं, जो जीवा जो है वो हमारे तालु जो है उसको स्पर्श करते हैं। जैसे इसीलिए इसको तालव्य वर्ण कहा जाता है। च, छ, ज, झ, ये जो सारे जो वर्ण है ये तालव्य वर्ण है। उसके बाद ट, इसको उच्चारण, ये जो सारे वर्ण को ट वर्ग के जो ये 4 वर्ण हैं, इनको उच्चारण करते समय हम मूर्धा का प्रयोग करते हैं। हमारा जो जीवा है वो मूर्धा को स्पर्श करती है, इसीलिए इसे स्पर्श व्यंजन, ये सारे जो हैं स्पर्श व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको उच्चारण करते समय जीवा जो है हमारे मुंह के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। तो ये रहा ट, जो जिसको उच्चारण में जीवा जो है मूर्धा को स्पर्श करती है। उसके बाद आते हैं त। जब हम त वर्ग के वर्णों को, जैसे त, थ, द, ध, इसका हम प्रयोग करेंगे तो जीवा जो है हमारे दांत को स्पर्श करती है। त, तो जीवा जो है दांत, ध भी ऐसे त, थ, द, ध, ये जो है हमारे जीवा को स्पर्श करते हैं, इसीलिए इसे दांत को स्पर्श करते हैं, इसीलिए इसे दंत्य वर्ण कहा जाता है। प वर्ग जो है इसको उच्चारण करते समय हमारे जो 2 ओष्ठ हैं, होंठ हैं, ये दोनों आपस को स्पर्श करते हैं, इसीलिए इसे ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। प, फ, जब आप इसका उच्चारण करेंगे प, फ, तो हमारे जो 2 ओष्ठ हैं इसको एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। इसके बाद आते हैं य, र, ल और व। य, र, ल और वो, ये अंतस्थ वर्ण इन्हें कहा जाता है। इसके बाद ऊष्म वर्ण, ऊष्म अर्थात गर्म, जिसको उच्चारण करते समय, जो वर्ण को उच्चारण करते समय मुंह से गर्म हवा, आप ऐसे श, ह ऐसे अगर आप उच्चारण करेंगे तो आपके मुंह से गर्म हवा निकलेगी, इसीलिए इस वर्ण को ऊष्म वर्ण कहा गया है। उसके बाद संयुक्त वर्ण श, त्र, ज्ञ और स्र, क्योंकि संयुक्त अर्थात 2 व्यंजनों के मेल से बनने वाले वर्ण को हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। जैसे ये जो क्ष वर्ण बना है ये ऐसे बना है, क हलंत प्लस स, इससे ये जो वर्ण बना है। त्र, त हलंत जोड़ र, इससे ये बना है। ज्ञ, ज हलंत प्लस न्य। स्र, श हलंत प्लस र। तो ये जो है 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त वर्ण कहा गया है। अनुस्वार और जो है ये एक बिंदी का अंग जो है अंग, तो अनुस्वार, इसे अनुस्वार कहा जाता है, अंग। जैसे हम कंगना का जब हम प्रयोग करेंगे अंग नाक से, तो ये हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। और एक है अनुनासिक, अनुनासिक जिसे हम चंद्रबिंदी भी कहते हैं, ये इसका भी हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद ये जो अंग और अह है, ये है अयोगवाह। क्या है ये बच्चों? अयोगवाह, अर्थात ये जो 2 है अयोगवाह, इसे कहा, ये है अनुस्वार और ये जो चिन्ह है विसर्ग,
जैसे दुख जो है, ऐसे शब्दों को हम उच्चारण करते समय हम विसर्ग का प्रयोग करते हैं। उसके बाद संयुक्त जो व्यंजन है, दो व्यंजनों के मेल से एक जो नया शब्द बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो इन संयुक्त व्यंजन के विभिन्न रूप होते हैं। जैसे पाई वाले वर्ण की पाई हटाकर जब हम लिखते हैं संयुक्त पाई वाले, जैसे ये रहा आपका पाई, इसे कहते हैं पाई। च, जब इसको हम संयुक्त व्यंजन के रूप में लिखेंगे तभी पाई हटाकर लिखेंगे। पाई वाले वर्ण की पाई हटाकर संयुक्त व्यंजन लिखा जाता है। जैसे कच्चा, तो ये जो पाई यहां से हट गया है, तो पाई वाले शब्द को का वर्ण का पाई हटाकर हम संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हैं। जैसे और जो है आपके, जैसे पाई वाले जो शब्द होते हैं उनका जो हम पाई हटाएंगे। बिना पाई वाले वर्ण में हल मात्रा लगाकर, बिना पाई वाला जिसके पाई नहीं होते हैं, जैसे ट, तो पाई वाला जो शब्द है ट ड, इसमें कोई पाई नहीं है, तो इसको क्या है उसमें हल की मात्रा लगाएंगे। जैसे पट्टी, यहां हलंत और अड्डा, ड भी वही है बिना पाई वाला जो वर्ण है। अड्डा, हुक वाले वर्ण का हुक हटाकर, हुक वाला वर्ण कौन सा है, जैसे क जो है ये इसे कहा जाता है हुक, और है फ, तो इसको जब हम प्रयोग करेंगे तो इसका जो हुक है उसको हम हटाएंगे। कैसे, वक्त, ये हुक हटाया, आधा लिखा, फिर इसे वक्त। उसके बाद फ, फ का भी जो है ये आधा लिखेंगे। जैसे शब्द जो है रफ्तार, र ता रफ्तार। तो ऐसे जो है संयुक्त व्यंजन के जो विभिन्न रूप पाए जाते हैं। इसको जैसे हमने देखा कि पाई वाले में पाई हटाकर, जैसे बिना पाई वाले में हल की मात्रा देकर, और हुक वाले वर्ण को हुक हटाकर हम वर्ण या संयुक्त वर्ण लिखते हैं। तो उसके बाद हम आते हैं र के विभिन्न रूप। र जो है, र के हम जैसे क्रम, कर्म, ये जो है र के जो जैसे ड्रम हम लिखेंगे, यहां इसकी मात्रा ऐसे देनी पड़ती है। ये रहा र और जो संयुक्त व्यंजन के विभिन्न रूप। उसके बाद हम आते हैं, कुछ कुछ वर्णों के दो दो रूप होते हैं जो पूर्व से प्रचलित किया जाता था वो वर्ण, और कुछ जो वर्ण है वो सर्वमान्य है जिसको हम मानक रूप कहते हैं। अर्थात जो अभी प्रचलित है उसे मानक रूप, जो पूर्व प्रचलित था वो है मानकेतर रूप। जैसे अभी मानक रूप में अभी हम अ को लिख रहे हैं अ, तो मानकेतर जो पहले जो प्रचलित था वो ऐसे था, अ को हम ऐसे लिख रहे थे। वैसे आ को ऐसे ही। उसके बाद ख को हम आप ऐसे लिखते हैं, लेकिन पहले ख को ऐसे लिखा जाता था। जैसे तो छ, और भी अब हम ऐसे लिखते हैं मानक रूप, और छ जो है पहले ऐसे मानकेतर। तो अभी हमें वर्ण का जो है
मानक रूप को प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चे, आज हमने व्याकरण के वर्ण, ध्वनि, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। आप इसके बारे में कितना आप अपने ज्ञान में लिए हैं, उसकी जानकारी के लिए हम यहाँ कुछ प्रश्नों का चर्चा करेंगे। तो अभी देखिए बच्चों, पहले जो है म किस प्रकार का वर्ण है। म जो है, म नाक से हमारा उच्चारण होता है, इसीलिए जो है म जो क्या है, नासिक्य वर्ण। क्या है ये? नासिक्य। प का उच्चारण स्थान कहां पर है? प जो है, प को उच्चारण करते समय प, ओंठ। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण के दो, स्वर और व्यंजन। सो वर्ण जो है दो। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11। क्ष किस प्रकार का व्यंजन है? संयुक्त, दो व्यंजनों के मेल से, क और श, तो ये है संयुक्त व्यंजन। तो बच्चों, हमने व्याकरण का ज्ञान लिया। तो ये सब वर्ण, भाषा को शुद्ध करने के लिए वर्ण का ज्ञान, व्याकरण का ज्ञान, ध्वनियों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो आज मैं अपनी क्लास यहीं खत्म करती हूं। धन्यवाद।